संघवाद यानी फेडरलिज्म पे हमने अभी तक दो छोटे छोटे वीडियो डाले हैं। पहले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की थी। उसी में बताया था हमने कि जो ऊर्ध्वाधर साझेदारी होती है सरकार में, उसी से संघवाद का जन्म होता है। दूसरे वीडियो में हमने संघवाद की विशेषताओं के बारे में बात की थी और उसी के संदर्भ में हमने गठन के तरीके, कोई भी संघ का गठन कैसे होता है उस तरीके की बात की थी। उसमें हमने दो चीजों की बात की थी, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। आज फिर वही शुरू करते हैं हम लोग, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बारे में। तब संघीय शासन व्यवस्था के गठन का तरीका जो है यही दो है, मतलब या तो कमिंग टुगेदर सिंड्रोम, जैसे संघीय शासन व्यवस्था का गठन जो हो रहा है या तो कमिंग टुगेदर सिंड्रोम से हो रहा है ना, या फिर होल्डिंग टुगेदर। सिंड्रोम से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे कमिंग टुगेदर में क्या होगा, हमने आपको उस दिन बताया था कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र संप्रभु इकाई, सोवरेन यूनिट्स जब मिलते हैं आपस में तो कमिंग टुगेदर सिंड्रोम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बात की थी, यूएस की बात की थी हमने। इसी तरह की चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं या स्विट्जरलैंड में भी है ना। इसमें क्या है कि अलग अलग यूनिट है, ये आपस में मिल गए, है ना, और एक संघ का निर्माण कर लिया। अच्छा, ये क्यों मिलते ही क्यों है? ये अलग अलग यूनिट आपस में अगर संप्रभु है ना, तो क्यों मिलेंगे ये अलग अलग यूनिट? क्योंकि दो चीजें कि अपना इनका एक अलग पहचान तो बना रहे, है ना, और दूसरी चीज जब वो मिले तो इनकी एक साथ सुरक्षा हो पाए। जब कोई बाह्य आक्रमण हो तो ये आपस में मिलके उसका मुकाबला कर सके या फिर विकास का काम कर सके। अगर सब लोग मिलके अपने रिसोर्सेज का सही प्रकार से यूटिलाइजेशन करते हैं तो विकास ज्यादा आसानी से हो सकती है, ज्यादा तेजी से हो सकती है। तो दो चीजें हैं, अलग अलग पहचान उनकी अपनी बनी रहे और सुरक्षा और विकास हो सके। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट हैं और वो आपस में मिल रहे हैं, तो और मिलने का कारण ये है कि भाई उनकी आपस की अलग अलग पहचान बनी रहेगी और उनका सुरक्षा और विकास होगा। तो ऐसी स्थिति में ये अलग अलग जो यूनिट्स है ना वो ज्यादा ताकतवर होंगे, मतलब कि प्रांत जो होगा ज्यादा ताकतवर होगा, है ना। दूसरा हमने बात की थी कि होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम। होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि इंडिया में जैसे हैं, है ना, स्पेन वगैरह में भी ये चीजें हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़े बड़े देश हैं उसमें क्या होगा कि विविधताएं ज्यादा हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म जाति के लोग रह रहे हैं वहां पे, तो आंतरिक विविधता ज्यादा है। ऐसे कैसे में या फिर कोई बाहरी देश है उस पर कब्जा किया हुआ है, उसके अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा किया हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या करता है कि जब देश स्वतंत्र होता है तो वो देश अपने अंदर, जैसे भारत जैसे देश अपने अंदर अलग अलग राज्यों का गठन करते हैं और सत्ता का बंटवारा कर देते हैं, केंद्रीय सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो केंद्र है, चूंकि उसने ही राज्यों का गठन किया है और उसने ही अपनी सत्ता को हस्तांतरित किया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि केंद्र जो है वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और क्या होगा, क्योंकि केंद्र डिसाइड करता है कि राज्यों का निर्माण कैसे होगा, किन क्षेत्रों में होगा, तो ये क्या कर सकता है कि विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दे सकता है ना। हो सकता है कि वो एमपी हो, यूपी हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, तो
केंद्र विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दे सकता है ना। और दूसरी चीज क्या, केंद्र अगर चाहे तो जो स्पेशल स्टेट्स हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, किसी भी विकास के लिए रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है या सहायता की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं कि विशेष दशा में, स्पेशल केसेस में कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दे सकते हैं। मतलब उसको हम लोग स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। बिहार भी काफ़ी दिनों से ये चीज़ें मांग कर रहा है कि भाई हमारा विकास नहीं हुआ है तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा सहायता चाहिए। ठीक है, तो मतलब दो चीज़ें हुई कि विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दे सकता है और विशेष राज्यों को विशेष अधिकार भी केंद्र दे सकता है। तो ये सब हम लोग किसमें देख रहे हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम में। तो भारत जैसे देश में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और केंद्र हमेशा ज़्यादा ताकतवर हो। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि कमिंग टुगेदर में जो प्रांत हैं वो ज़्यादा ताकतवर होंगे और होल्डिंग टुगेदर में केंद्र ज़्यादा ताकतवर होगा। अच्छा, कोई भी, अब चलते हैं हम उद्देश्य पर बात कर लेते हैं कि कोई भी संघ अगर बनता है तो संघ बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं दरअसल उस पर कि मतलब एक तो हम लोग बात करना अलग अलग पहचान हो और सुरक्षा और विकास हो सके, तो हम सिंपल इसको दो उद्देश्य बोल सकते हैं संघ बनाने के। पहला कि देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा मिले और दूसरा क्षेत्रीय विविधता का भी सम्मान। तो संघ बनाने का दो उद्देश्य आप बोल सकते हैं। इसी उद्देश्य के माध्यम से हमने इसको भी एक्सप्लेन किया था, उसके गठन के तरीके पे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया संघ की विशेषताएं हमने बात कर ली, संघ बनाने का उद्देश्य के बारे में बात कर ली, संघ जो बनता है उसका गठन का तरीका क्या होता है उसके बारे में हमने बात कर लिया। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है संघ कोई भी वो चलता रहे वास्तव में, है ना, वास्तव में संघ अगर चलता रहे, ये किस चीज पे निर्भर करेगा। ये दो चीजें हैं, ये दो चीजों पे निर्भर करेगा कि एक तो है आपका कि जो अलग अलग स्तर है सरकार के, है ना, ये मान लीजिए प्रांतीय स्तर है, ये केंद्रीय स्तर है। अलग अलग स्तर के बीच जो सरकार है, इनके बीच जो सत्ता का जो बंटवारा हो रहा है, ये मान लीजिए सत्ता का जो बंटवारा हो रहा है, इसका नियम कुछ बनेगा और इस नियम पे केंद्र और राज्य या प्रांतों की सहमति होगी। मतलब विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पे सहमति होगी। ठीक है, केवल नियम पे सहमति नहीं होना है और क्या होना है कि साथ रहने पे भी सहमति होनी चाहिए। दोनों में अंतर है, साथ रहने पर सहमति। एक तो भाई हमने क्या किया कि नियम बना दिया, प्रांत वाले बोले कि हाँ, प्रांत और केंद्र वाले बोले ठीक है हमें ये मंजूर है, ये जो रूल्स बने हैं इसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन केवल नियम बनाने से नहीं होगा, आपस में जो उनको रहता तो साथ में उस रहने पे भी उनकी सहमति। और ये सहमति किस पे निर्भर करेगा कि आपस में भरोसा, सबसे पहले तो ये जरूरी है, ट्रस्ट हो, ट्रस्ट तो हो ही, साथ में सहयोग भी कर सके, है ना, मतलब कोऑपरेट कर सकें दोनों। फिर नहीं तो फायदा क्या हुआ, अगर साथ मिल ही गया, कोऑपरेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज रिस्पेक्ट भी हो, ऐसा नहीं भाई दूसरे का सम्मान ना करें। तीसरा संयम, पेशेंस, आपसी भरोसा या ट्रस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये सब आपस में मिले हुए ना। कोई एक राज्य दूसरे राज्य पे अगर विश्वास नहीं करेगा
अब केंद्र अगर कोई काम करती है भाई, इसको मान लीजिए स्पेशल स्टेटस देती, अब इसको ये ना लगे कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमें मिलना चाहिए, है ना। तो आपसी कुछ भरोसा जरूरी है। कॉर्पोरेट, अब हमने बताया था कि संघ बनाने का उद्देश्य यही है कि विकास हो, खुशहाली हो, तो सहयोग की जरूरत होती है। सम्मान, अब जैसे पता चल रहा है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो तमिल या तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में साथ रहने में मुश्किल होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये ट्रस्ट, कॉपरेशन हो या सम्मान हो, संयम हो, ये सारी चीजें जो हैं वो उनके बहुत सारे पक्ष होते हैं, वो निर्भर करते हैं बहुत सारे पक्ष पर। क्या क्या, एक हिस्टोरिकल हो सकता है ना, ऐतिहासिक पक्ष हो सकता है। अब जैसे ब्रिटिश भारत था, उस समय की स्थिति कैसी थी, अलग अलग क्षेत्रों में उसका क्या प्रभाव था। जब वो स्वतंत्र हुए तो फिर उसमें ये सारी चीजें आई कि नहीं, जो अलग अलग क्षेत्र थे उसमें आपसी ट्रस्ट, कॉपरेशन, सम्मान, संयम, ये आया कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज राजनीतिक पक्ष हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल का सहयोग नहीं करते हैं या भरोसा नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, मतलब नहीं बोलते हैं कि मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद जरूरी भी है, तभी देश का विकास हो सकता है। क्योंकि कोई भी एक पार्टी या एक विचारधारा अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, दूसरा उसका अपोजिट भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रहेंगे, लेकिन मनभेद नहीं है। एक सांस्कृतिक पक्ष हो सकता है। सांस्कृतिक पक्ष क्या होता है, अब इसे मान लीजिए धर्म की बात होती है। अब अगर धार्मिक विविधता नहीं रहती, धर्म के बारे में मनभेद नहीं होता, तो भारत और पाकिस्तान नहीं होता, है ना? शायद ये भी फेडरेशन का हिस्सा होता। एक विचारधारा के आधार पर भी बहुत सारी चीजें बटी हुई हैं। जैसे कोई कैपिटलिज्म होगा, पूंजीवाद होगा, कोई समाजवाद को मानेगा। अब उदाहरण के तौर पे देखिए यूएसएसआर, वो बट गया। तो साथ रहने पर सहमति जो है ना, इन सब चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की। चलिए, भारत में संघीय व्यवस्था की बात करते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था में हम लोग दो चीजों पर चर्चा करेंगे, एक तो इसका गठन और दूसरा इसकी विशेषता। गठन में हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें संघीय संविधान ही क्यों चुना गया, यही क्यों चुना गया, दूसरा भी कुछ चुन सकते थे। तो हमने आपको बताया था कि संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो विविधता है उसको समेटने की शक्ति होती है। तो भारत में तो अत्यंत भी ज्यादा विविधता है, तो विविधता को समेटने के लिए, जितनी भी भारत में विविधताएं हैं उसको समेटने के लिए ये हमने क्या किया, संघीय संविधान को अपनाया। अत्यधिक विविधता मतलब
भाषाई, क्षेत्रीय, तमाम तरह की विविधता है। तो इसके लिए, इस विविधताओं को समेटने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी दो चीजों की, कि विविधता तो है, तो विविधता में एकता हो, इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दूसरा, विविधता के साथ एकता हो। अब देखिए इससे कैसे संघीय संविधान का निर्माण होगा। संघ क्या करता है कि अलग अलग यूनिट को जोड़ के रखता है। ये अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग तरह की विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, उनको जोड़ने का काम किया संघ। लेकिन ये विविधता में एकता की बात हो गई, लेकिन विविधता को एक साथ करने की जरूरत है, विविधता के साथ एकता की जरूरत है। इसके लिए क्या जरूरी होगा कि संघ में ही हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करनी पड़ेगी। केंद्र जो होगा शक्तिशाली होगा। ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि केवल विविधता में एकता नहीं चाहिए, हम लोग को विविधता के साथ भी एकता चाहिए, इसलिए हम लोग को केंद्र शक्तिशाली चाहिए। अब केंद्र शक्तिशाली चाहिए, इसका दो पक्ष है। केवल हमने क्या कहा, विविधता के साथ एकता। अब देखिए हमने विविधता के साथ एकता के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। अब इसके दो पक्ष कौन कौन से है ना? पहला पक्ष को हम ऐतिहासिक पक्ष बोल सकते हैं। अब हमारा जो इतिहास है, स्वतंत्रता का इतिहास, जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय विभाजन जो था रक्त रंजित था ना, विभाजन था। 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी, मतलब विभाजनकारी जो तत्व थे वो बहुत ज्यादा थे जब हम स्वतंत्र हुए थे। ऐसे में अगर हम शक्तिशाली केंद्र की स्थापना नहीं करते तो भारत वो भारत नहीं रहता, वो टूट जाता। क्योंकि तमाम तरह के लोग थे, इवन केवल भारतीय नहीं, भारत के लोग नहीं, विदेशी शक्तियां भी चाह रही थी कि भारत अखंड ना रह सके, टूट जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम राज्यों को ज्यादा पावर देते तो वो अलग होने की कोशिश करते। तो एक तो हमारा ये कारण है, मतलब विघटनकारी जो शक्तियां थी उन पे अंकुश हो और राष्ट्रीय एकता आ सके, इसके लिए हमने शक्तिशाली केंद्र को अपनाया। और दूसरी चीज, दूसरा पक्ष क्या है कि जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता, बहुत सारी चीजें थी। अब इन सब को दूर करने के लिए, और ये आर्थिक असमानता जैसे एग्जांपल के तौर पे, किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, किसी के पास नहीं है, तो अगर हम प्रांतों पे ही छोड़ देते हैं तो जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास कोस्ट लाइन एरिया है, मतलब समुद्र तट है, वो सब तो बहुत तेजी से विकास करते। लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो सब क्या होता कि हमेशा के लिए बैकवर्ड बने रह जाते हैं। तो ऐसे केस में हमने किसी एक केंद्रीय सत्ता को शक्ति देनी थी ताकि वो अलग अलग राज्यों को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद कर सके और गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता वगैरह को दूर कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा पक्ष क्या हो गया, पहला पक्ष ऐतिहासिक हो गया, दूसरा पक्ष जो है सामाजिक और राजनीतिक हो गया। सामाजिक और राजनीतिक पक्ष हो गया। तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए हमने शक्तिशाली केंद्र को अपनाया। तो हमने भारत की संघीय व्यवस्था में उसके गठन के बारे में अभी चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि यहाँ पे केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके दो पक्ष थे, ऐतिहासिक और
सामाजिक और राजनीतिक ऐतिहासिक पक्ष में हमने बात की कि जो हमारा इतिहास था, जो स्वतंत्रता के समय इतिहास था, वो रक्त रंजित विभाजन से बना हुआ था और 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी। ऐसी स्थिति में हम प्रांतों पे नहीं छोड़ सकते थे सारा काम। और दूसरा, हमने गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता दूर करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता को अपनाया और केंद्र को मतलब ज्यादा पावर दिया। मतलब विविधता में एकता भी हो गई और विविधता के साथ भी एकता हो गई। ठीक है। अच्छा, अब जो केंद्र, हमने कहा कि केंद्र शक्तिशाली हमने बनाया क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी थी कि हमें केंद्र शक्तिशाली बनाना था। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि हमारा देश जो है ऐसी संघीय व्यवस्था को अपनाया है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है? बस इसको देख लेते हैं। शक्तिशाली केंद्र को अपनाया है, देखिए अब कैसे। शक्तिशाली केंद्र कैसे है? इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि पहले तो राज्य का जो अस्तित्व ही है ना, थोड़ा सा इसको पेन को थोड़ा राज्य का जो अस्तित्व है ये ही निर्भर करता है केंद्र पे, मतलब संसद का नियंत्रण है। आर्टिकल 3 देखेंगे, एक बार देखिए आप लोग आर्टिकल 3 को, कि राज्य का अस्तित्व और उसका जो भौगोलिक, उसकी भौगोलिक सीमा जो है ये डिपेंड करता है केंद्र पे, यानी संसद पे, है ना। तो राज्य का अस्तित्व जब डिपेंड करता है केंद्र पे तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं शक्तिशाली केंद्र है ना। हालांकि जो संविधान में यह भी प्रावधान है कि अगर राज्य का अस्तित्व या भौगोलिक सीमा परिवर्तन करना है तो विधानमंडल को विचार व्यक्त करने की शक्ति है, मतलब दुरुपयोग ताकि रुक सके। लेकिन वो विचार मात्र है ना, विचार दे सकते हैं विधानमंडल, लेकिन फाइनल जो अथॉरिटी है वो संसद ही है। तो पहला बोल सकते हैं कि भाई शक्तिशाली केंद्र है। दूसरा देखिए, जब आपातकाल होता है, आपातकालीन प्रावधान, उसमें क्या करता है, राज्यों के विषयों पर भी संसद जो है वो कानून बना सकता है। ठीक। तीसरा, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां जो है ये बहुत ज्यादा दिया गया है केंद्र को, अधिकांश जो है केंद्र के पास ही है। केंद्र क्या करता है, अपने जो अपने पास उनके पास फंड होते हैं, आते हैं, वो फिर बंटवारा करता है ताकि अलग अलग राज्यों का विकास हो सके। मतलब अधिकांश जो है केंद्र के पास है। फिर एक सबसे खतरनाक ये राज्यपाल है ना, राज्यपाल जो है इसका चयन होता है, केंद्र सत्ता करती है। अब ये क्या कर सकता है, उसको वीटो का पावर दिया गया है। तो एक तरह से राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, और उसको शक्ति है कि भाई कोई भी अगर राज्य कानून बनाई है और वो साइन के लिए राज्यपाल के पास गया तो वो वीटो कर सकती है। दूसरी चीज, कोई भी कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर सकती है ना। और विधानसभा भंग करने की अनुशंसा भी कर सकती है, अनुशंसा भी कर सकती है। तो मतलब राज्यपाल के पास, राज्यपाल जो कि केंद्रीय सत्ता का एक तरह से प्रतिनिधि है, उसको ऐसी अधिकारियां दी गई हैं, ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिससे पता चलता है कि केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली है। इवन जो राज्य सूची के विषय हैं, के विषय इस पे भी संसद कानून बना सकती है। मतलब राज्यसभा की मंजूरी जरूर चाहिए।
ठीक है, तो राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जान ही रहे होंगे, जो डीएम वगैरह सुनते हैं, आईएएस वगैरह, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो होते हैं प्रतिनिधि, ये तो इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था है। कार्यपालिका हुई, ये केंद्र क्या करता है ना, अलग अलग राज्यों में डिप्यूट करता है। तो केंद्र ही उसका सिलेक्शन ले रहा है और केंद्र उसको डिप्यूट कर रहा है। तो इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था आप बोल सकते हैं। और सैनिक शासन जो होता है, मार्शल लॉ वगैरह, जैसे देखिए अप्सपा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। आप लोग आर्टिकल 33, 34 देख लीजिएगा, उसे पता चलेगा सैनिक शासन के समय क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें संविधान में है जिससे ये पता चलता है कि जो केंद्र है हमारा ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम आज के वीडियो में हम ये जान गए कि हमने संघीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, और हम यह भी जान गए कि इस संघीय शासन प्रणाली में हमने शक्तिशाली केंद्र को क्यों रखा है। ठीक है, और हमारे संविधान के कौन कौन से ऐसी प्रावधान है जिससे पता चलता है कि हमारा केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली। तो चूंकि ये वीडियो बड़ा बन चुका है, तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी बातों की चर्चा करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था वास्तव में व्यवहार में कैसे है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू। संघवाद यानी फेडरलिज्म पे हमने अभी तक 2 छोटे छोटे वीडियो डाले हैं। पहले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की थी और उसी में बताया था हमने कि जो ऊर्ध्वाधर साझेदारी होती है सरकार में, उसी से संघवाद का जन्म होता है। दूसरे वीडियो में हमने संघवाद की विशेषताओं के बारे में बात की थी और उसी के संदर्भ में हमने गठन के तरीके, कोई भी संघ का गठन कैसे होता है उस तरीके की बात की थी। और उसमें हमने 2 चीजों की बात की थी, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। आज फिर वही से शुरू करते हैं हम लोग, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बारे में। तब संघीय शासन व्यवस्था के गठन का तरीका जो है यही 2 है, मतलब या तो कमिंग टुगेदर सिंड्रोम, जैसे संघीय शासन व्यवस्था का गठन जो हो रहा है या तो कमिंग टुगेदर सिंड्रोम से हो रहा है ना, या फिर होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कमिंग टुगेदर में क्या होगा, हमने आपको उस दिन बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र संप्रभु इकाई सोवरेन यूनिट्स जब मिलते हैं आपस में तो कमिंग टुगेदर सिंड्रोम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की थी यूएस की बात की थी हमने, इसी तरह की चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं या स्विट्जरलैंड में भी है ना। इसमें क्या है कि अलग अलग यूनिट है, ये आपस में मिल गए है ना और एक संघ का निर्माण कर लिया। अच्छा, ये क्यों मिलते ही क्यों हैं, ये अलग अलग यूनिट आपस में अगर संप्रभु है ना, तो क्यों मिलेंगे ये अलग अलग यूनिट? क्योंकि 2 चीजें कि अपना इनका एक अलग पहचान तो बना रहे है ना, और दूसरी चीज जब वो मिले तो इनकी एक साथ सुरक्षा हो पाए। जब कोई बाह्य आक्रमण हो तो ये आपस में मिलके उसका मुकाबला कर सके या फिर विकास का काम कर सके। अगर सब लोग मिलके अपने रिसोर्सेज का सही प्रकार से यूटिलाइजेशन करते हैं तो विकास ज़्यादा आसानी से हो सकती है, ज़्यादा तेजी से हो सकती है। तो 2 चीज़ें हैं, अलग अलग पहचान उनकी अपनी बनी रहे और सुरक्षा और विकास हो सके। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट हैं और वो आपस में मिल रहे हैं, तो और मिलने का कारण ये है कि भाई उनकी आपस की अलग अलग पहचान बनी रहेगी और उनका सुरक्षा और विकास होगा। तो ऐसी स्थिति में ये अलग अलग जो यूनिट्स है ना वो ज़्यादा ताकतवर होंगे, मतलब कि प्रांत जो होगा ज़्यादा ताकतवर होगा।
है ना। और दूसरा हमने बात की थी कि होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम। होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि इंडिया में जैसे हैं, है ना, स्पेन वगैरह में भी ये चीजें हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़े बड़े देश हैं उसमें क्या होगा कि विविधताएं ज्यादा है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म जाति के लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो आंतरिक विविधता ज्यादा है। ऐसे कैसे में या फिर कोई बाहरी देश है उस पर कब्जा किया हुआ है, उसके अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा किया हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या करता है कि जब देश स्वतंत्र होता है तो वो देश अपने अंदर, जैसे भारत जैसे देश अपने अंदर अलग अलग राज्यों का गठन करते हैं और सत्ता का बंटवारा कर देते हैं, केंद्रीय सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो केंद्र है, चूंकि उसने ही राज्यों का गठन किया है और उसने ही अपनी सत्ता को हस्तांतरित किया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि केंद्र जो है वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और क्या होगा, चूंकि केंद्र डिसाइड करता है कि राज्यों का निर्माण कैसे होगा, किन क्षेत्रों में होगा, तो ये क्या कर सकता है कि विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दे सकता है ना। हो सकता है कि वो एमपी हो, यूपी हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, तो केंद्र विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दे सकता है ना। और दूसरी चीज क्या, केंद्र अगर चाहे तो जो स्पेशल स्टेट्स हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, किसी भी विकास के लिए रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है या सहायता की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या कर सकते हैं कि विशेष दशा में, स्पेशल केसेस में कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दे सकते हैं। मतलब उसको हम लोग स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। बिहार भी काफ़ी दिनों से ये चीज़ें मांग कर रहा है कि भाई हमारा विकास नहीं हुआ है तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा सहायता चाहिए। ठीक है, तो मतलब दो चीजें हुई कि विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दे सकता है और विशेष राज्यों को विशेष अधिकार भी केंद्र दे सकता है। तो ये सब हम लोग किसमें देख रहे हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम में। तो भारत जैसे देश में इस तरह की चीजें हो सकती हैं और केंद्र हमेशा ज्यादा ताकतवर हो। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि कमिंग टुगेदर में जो प्रांत है वो ज्यादा ताकतवर होंगे और होल्डिंग टुगेदर में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। अच्छा, कोई भी, अब चलते हैं हम उद्देश्य थोड़ा बात कर लेते हैं कि कोई भी संघ अगर बनता है तो संघ बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं दरअसल उस पर कि मतलब एक तो हम लोग बात की ना अलग अलग पहचान हो और सुरक्षा और विकास हो सके, तो हम सिंपल इसको दो उद्देश्य बोल सकते हैं संघ बनाने के। पहला कि देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा मिले और दूसरा क्षेत्रीय विविधता का भी सम्मान। तो संघ बनाने का दो उद्देश्य आप बोल सकते हैं। इसी उद्देश्य के माध्यम से हमने इसको भी एक्सप्लेन किया था, उसके गठन के तरीके पे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया संघ की विशेषताएं हमने बात कर ली, संघ बनाने का उद्देश्य के बारे में बात कर ली, संघ जो बनता है उसका गठन का तरीका क्या होता है उसके बारे में हमने बात कर लिया। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है संघ कोई भी वो चलता रहे वास्तव में, है ना, वास्तव में संघ अगर चलता रहे, ये किस चीज पे निर्भर करेगा, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजों पे निर्भर करेगा कि एक तो है आपका कि जो अलग अलग स्तर है सरकार के, है ना, ये मान लीजिए प्रांतीय स्तर है, ये केंद्रीय स्तर है। अलग अलग स्तर के बीच जो सरकार है, इनके बीच जो सत्ता का जो बंटवारा हो रहा है, ये मान ली सत्ता है, सत्ता का जो बंटवारा हो रहा है इसका नियम कुछ बनेगा और इस नियम पे केंद्र और राज्य या प्रांतों की सहमति होगी। मतलब विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पे सहमति हो। ठीक है, केवल नियम पे सहमति नहीं होना है और क्या होना है कि साथ रहने पे भी सहमति होनी चाहिए। दोनों में अंतर है, साथ रहने पर सहमति। एक तो भाई हमने क्या किया कि नियम बना दिया,
प्रांत वाले बोले कि हाँ, प्रांत और केंद्र वाले बोले ठीक है हमें ये मंजूर है, ये जो रूल्स बने हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन केवल नियम बनाने से नहीं होगा, आपस में जो उनको रहता तो साथ में है, उस रहने पे भी उनकी सहमति। ये सहमति किस पे निर्भर करेगा कि आपस में भरोसा, सबसे पहले तो ये जरूरी है, ट्रस्ट हो। ट्रस्ट तो हो ही, साथ में सहयोग भी कर सके, है ना, मतलब कोऑपरेट कर सकें दोनों। फिर नहीं तो फायदा क्या हुआ, अगर साथ मिल ही गया, कोऑपरेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज रिस्पेक्ट भी हो, ऐसा नहीं भाई दूसरे का सम्मान न करें। तीसरा संयम, पेशेंस। आपसी भरोसा या ट्रस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये सब आपस में मिले हुए ना, कोई एक राज्य दूसरे राज्य पे अगर विश्वास नहीं करेगा तो अब केंद्र अगर कोई काम करती है भाई, इसको मान लीजिए स्पेशल स्टेटस दे दी, अब इसको ये ना लगे कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमें मिलना चाहिए, है ना, तो आपसी कुछ भरोसा जरूरी है। कॉर्पोरेट, अब हमने बताया था कि संघ बनाने का उद्देश्य यही है कि विकास हो, खुशहाली हो, तो सहयोग की जरूरत होती है। सम्मान, अब जैसे पता चल रहा है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो तमिल या तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में साथ रहने में मुश्किल होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये ट्रस्ट, कॉपरेशन हो या सम्मान हो, संयम हो, ये सारी चीजें जो हैं वो उनके बहुत सारे पक्ष होते हैं, वो निर्भर करते हैं बहुत सारे पक्ष पे। क्या क्या, एक हिस्टोरिकल हो सकता है ना, ऐतिहासिक पक्ष हो सकता है। अब जैसे ब्रिटिश भारत था, उस समय की स्थिति कैसी थी, अलग अलग क्षेत्रों में उसका क्या प्रभाव था, जब वो स्वतंत्र हुए तो फिर उसमें ये सारी चीजें आई कि नहीं, जो अलग अलग क्षेत्र थे उसमें आपसी ट्रस्ट, कॉपरेशन, सम्मान, संयम, ये आया कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज राजनीतिक पक्ष हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल का सहयोग नहीं करते हैं या भरोसा नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है, इम्पेशेंट हो जाते हैं। मतलब नहीं बोलते हैं कि मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद जरूरी भी है, तभी देश का विकास हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक पार्टी या एक विचारधारा अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, दूसरा उसका अपोजिट भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रहेंगे, लेकिन मनभेद नहीं है। एक सांस्कृतिक पक्ष हो सकता है। सांस्कृतिक पक्ष क्या होता है, अब इसे मान लीजिए धर्म की बात होती है, अब अगर धार्मिक विविधता नहीं रहती, धर्म के बारे में मनभेद नहीं होता, तो भारत और पाकिस्तान नहीं होता, है ना, शायद ये भी फेडरेशन का हिस्सा होता। एक विचारधारा के आधार पर भी बहुत सारी चीजें बटी हुई हैं, जैसे कोई कैपिटलिज्म होगा, पूंजीवाद होगा, कोई समाजवाद को बात मानेगा। अब उदाहरण के तौर पे देखिए यूएसएसआर, वो बट गया, तो साथ रहने पर सहमति जो है ना, इन सब चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। चलिए, भारत में संघीय व्यवस्था की बात करते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था में हम लोग दो चीजों पे चर्चा करेंगे, एक तो इसका गठन और दूसरा इसकी विशेषता। गठन में हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें संघीय संविधान ही क्यों चुना गया, यही क्यों चुना गया, दूसरा भी कुछ चुन सकते थे। तो हमने आपको बताया था कि संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो विविधता है उसको समेटने की शक्ति होती है। तो भारत में तो अत्यंत ज्यादा विविधता है, तो विविधता को समेटने के लिए, जितनी भी भारत में विविधताएं हैं उसको समेटने के लिए ये हमने क्या किया, संघीय संविधान को अपनाया। अत्यधिक विविधता मतलब
भाषाई, क्षेत्रीय, तमाम तरह की विविधता है। तो इसके लिए, इस विविधताओं को समेटने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी दो चीजों की। विविधता तो है, तो विविधता में एकता हो, इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दूसरा, विविधता के साथ एकता हो। अब देखिए इससे कैसे संघीय संविधान का निर्माण होगा। संघ क्या करता है कि अलग अलग यूनिट को जोड़ के रखता है। ये अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, क्षेत्रीय विविधता है, भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, उनको जोड़ने का काम किया संघ। लेकिन ये विविधता में एकता की बात हो गई। लेकिन विविधता को एक साथ करने की जरूरत है, विविधता के साथ एकता की जरूरत है। इसके लिए क्या जरूरी होगा कि संघ में ही हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करनी पड़ेगी। केंद्र जो होगा शक्तिशाली होगा। ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि केवल विविधता में एकता नहीं चाहिए, हम लोग को विविधता के साथ भी एकता चाहिए। इसलिए हम लोग को केंद्र शक्तिशाली चाहिए। अब केंद्र शक्तिशाली चाहिए, इसका दो पक्ष है। केवल हमने क्या कहा कि विविधता के साथ एकता। अब देखिए हमने विविधता के साथ एकता के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। अब इसके दो पक्ष कौन कौन से है ना? पहला पक्ष को हम ऐतिहासिक पक्ष बोल सकते हैं। अब हमारा जो इतिहास है, स्वतंत्रता का इतिहास, जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय विभाजन जो था रक्त रंजित था ना, विभाजन था। 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी, मतलब विभाजनकारी जो तत्व थे वो बहुत ज्यादा थे जब हम स्वतंत्र हुए थे। ऐसे में अगर हम शक्तिशाली केंद्र की स्थापना नहीं करते तो भारत वो भारत नहीं रहता, वो टूट जाता। क्योंकि तमाम तरह के लोग थे, इवन केवल भारतीय नहीं, भारत के लोग नहीं, विदेशी शक्तियां भी चाह रही थी कि भारत अखंड ना रह सके, टूट जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम राज्यों को ज्यादा पावर देते तो वो अलग होने की कोशिश करते। तो एक तो हमारा ये कारण है, मतलब कि विघटनकारी जो शक्तियां थी उन पे अंकुश हो और राष्ट्रीय एकता आ सके, इसके लिए हमने शक्तिशाली केंद्र को अपनाया। और दूसरी चीज, दूसरा पक्ष क्या है कि जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता, बहुत सारी चीजें थी। अब इन सब को दूर करने के लिए, और ये आर्थिक असमानता जैसे एग्जांपल के तौर पे, किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, किसी के पास नहीं है, तो अगर हम प्रांतों पे ही छोड़ देते तो जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास कोस्ट लाइन एरिया है, मतलब समुद्र तट है, वो सब तो बहुत तेजी से विकास करते। लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो सब क्या होता कि हमेशा के लिए बैकवर्ड बने रह जाते। तो ऐसे केस में हमने किसी एक केंद्रीय सत्ता को शक्ति देनी थी ताकि वो अलग अलग राज्यों को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद कर सके और गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता वगैरह को दूर कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा पक्ष क्या हो गया, पहला पक्ष ऐतिहासिक हो गया, दूसरा पक्ष जो है सामाजिक और राजनीतिक हो गया। सामाजिक और राजनीतिक पक्ष हो गया। तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए हमने शक्तिशाली केंद्र को अपनाया। तो हमने भारत की संघीय व्यवस्था में उसके गठन के बारे में अभी चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि यहाँ पे केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके दो पक्ष थे, ऐतिहासिक और सामाजिक और राजनीतिक। ऐतिहासिक पक्ष में हमने बात की कि जो हमारा इतिहास था, जो स्वतंत्रता के समय इतिहास था, वो रक्त रंजित विभाजन से बना हुआ था और 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी। ऐसी स्थिति में हम प्रांतों पे नहीं छोड़ सकते थे सारा काम। और दूसरा, हमने गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता दूर करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता को अपनाया और केंद्र को मतलब ज्यादा पावर दिया। मतलब विविधता में एकता भी हो गई और विविधता के साथ भी एकता हो गई। ठीक है। अच्छा, अब जो केंद्र, हमने कहा कि केंद्र शक्तिशाली हमने बनाया क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी थी कि हमें केंद्र शक्तिशाली बनाना था। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि हमारा देश जो है ऐसी संघीय व्यवस्था को अपनाया है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है? बस इसको देख लेते हैं। शक्तिशाली केंद्र को अपनाया है, देखिए अब कैसे।
शक्तिशाली केंद्र कैसे है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि पहले तो राज्य का जो अस्तित्व ही है ना, थोड़ा सा इसको पेन को राज्य का जो अस्तित्व है ये ही निर्भर करता है केंद्र पे, मतलब संसद का नियंत्रण है। आर्टिकल 3 देखेंगे, एक बार देखिए आप लोग आर्टिकल 3 को, कि राज्य का अस्तित्व और उसका जो उसकी भौगोलिक सीमा जो है ये डिपेंड करता है केंद्र पे, यानी संसद पे, है ना। तो राज्य का अस्तित्व जब डिपेंड करता है केंद्र पे तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं शक्तिशाली केंद्र है ना। हालांकि जो संविधान में यह भी प्रावधान है कि अगर राज्य का अस्तित्व या भौगोलिक सीमा परिवर्तन करना है तो विधानमंडल को विचार व्यक्त करने की शक्ति है, मतलब दुरुपयोग ताकि रुक सके। लेकिन वो विचार मात्र है ना, विचार दे सकते हैं विधानमंडल, लेकिन फाइनल जो अथॉरिटी है वो संसद ही है। तो पहला बोल सकते हैं कि भाई शक्तिशाली केंद्र है। दूसरा देखिए, जब आपातकाल होता है, आपातकालीन प्रावधान, उसमें क्या करें, राज्यों के विषयों पर भी संसद जो है वो कानून बना सकता है। ठीक। तीसरा, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां जो है ये बहुत ज्यादा दिया गया है केंद्र को, अधिकांश जो है केंद्र के पास ही है। केंद्र क्या करता है, जो अपने पास फंड होते हैं आते हैं वो फिर बंटवारा करता है ताकि अलग अलग राज्यों का विकास हो सके, मतलब अधिकांश जो है केंद्र के पास है। फिर एक सबसे खतरनाक ये राज्यपाल है ना, राज्यपाल जो है इसका चयन होता है, केंद्र सत्ता करती है। अब ये क्या कर सकता है, उसको वीटो का पावर दिया गया है। तो एक तरह से राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, और उसको शक्ति है कि भाई कोई भी अगर राज्य कानून बनाई है और वो साइन के लिए राज्यपाल के पास गया तो वो वीटो कर सकती है। दूसरी चीज, कोई भी कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर सकती है ना, और विधानसभा भंग करने की अनुशंसा भी कर सकती है, तो मतलब राज्यपाल जो कि केंद्रीय सत्ता का एक तरह से प्रतिनिधि है, उसको ऐसी अधिकारियां दी गई हैं, ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिससे पता चलता है कि केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली है। इवन जो राज्य सूची के विषय इस पे भी संसद कानून बना सकती है, मतलब राज्यसभा की मंजूरी जरूर चाहिए। ठीक है, तो राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जान ही रहे होंगे, जो डीएम वगैरह सुनते हैं, आईएएस वगैरह, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो होते हैं प्रतिनिधि, ये तो इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था है। कार्यपालिका हुई, ये केंद्र क्या करता है ना, अलग अलग राज्यों में डेपुट करता है, तो केंद्र ही उसका सिलेक्शन ले रहा है और केंद्र उसको डिप्यूट कर रहा है। तो इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था आप बोल सकते हैं। और सैनिक शासन जो होता है, मार्शल लॉ वगैरह, जैसे देखिए AFSPA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, आप लोग आर्टिकल 33, 34 देख लीजिएगा, उसे पता चलेगा सैनिक शासन के समय क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें संविधान में है जिससे ये पता चलता है कि जो केंद्र है हमारा ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम आज के वीडियो में हम ये जान गए कि हमने संघीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, और हम यह भी जान गए कि इस संघीय शासन प्रणाली में हमने शक्तिशाली केंद्र को क्यों रखा है। ठीक है, और हमारे संविधान की कौन कौन से ऐसी प्रावधान है जिससे पता चलता है कि हमारा केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली। तो चूंकि ये वीडियो बड़ा बन चुका है, तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी बातों की चर्चा करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था वास्तव में व्यवहार में कैसे है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।